बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो कि ऑफ्थल्मोलॉजी के ऑर्बिट वाले चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज़ के साथ हम थ्योरी को भी रिवाइज कर लेंगे। अब जो ऑर्बिट वाला चैप्टर है इसमें बेसिक एनाटॉमी दी हुई है, जिसके अंदर आपने क्या क्या देखना है। सर्जिकल स्पेसेस होती है, 3 ओपनिंग्स होती है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस वाला टॉपिक है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। ओके, फिर इनका कंपैरिजन लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंडोप्थल्माइटिस जो कि पैन ऑप्थल्माइटिस की तरफ चला जाता है, और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। प्रोक्टोसिस इंपॉर्टेंट है, और एक्सोप्थाल्मोस एंडोप्थाल्मोस ये आपने पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। अब एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की पैरालिसिस इन तीनों कंडीशन के अंदर होती है। अगर आप इस टेबल में से देखोगे ओकुलर मूवमेंट, तो वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में भी लिमिटेड हो जाती है। पैन ऑप्थल्माइटिस, या मैं इसको एंडोप्थल्माइटिस बोलूँगा। ओके, वैसे एंडोप्थल्माइटिस में एक्स्ट्रा ओकुलर मसल इन्वॉल्व नहीं होते। पैन ऑप्थल्माइटिस ही ठीक है। और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, तो जो कंप्लीट लिमिटेशन है वो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर होती है। इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है C फॉर कंप्लीट एंड C फॉर कैवर्नस। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ओके, और ऑर्बिटल के अंदर L आता है, तो वैसे ये अच्छा नहीं है, लेकिन लिमिटेशन से आप इसको रट्टा मार सकते हो। ओके, और P के अंदर यानी पैन ऑप्थल्माइटिस के अंदर P आ रहा है या P वगैरह, तो P से पेनफुल, लिमिटेड तो होगी लेकिन इसमें पेनफुल होगी। उम्मीद है कि आपको याद करने का समझ आ गया होगा। मैं वैसे हाईलाइट कर दूं, मैंने बताया क्या वैसे। तो ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। ओके, और जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है उसके रिलेटेड हम एक दो बातें और कर लेते हैं। अब जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है ये बायलैटरल फैल जाता है। क्यों बायलैटरल फैल जाता है? आपने कम्युनिकेशन को समझना है। अब जो एंटीरियर कम्युनिकेशन है, ओके, वो सुपीरियर और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है। जो पोस्टीरियर होता है वो पेट्रोजल होती है, यानी आगे ऑप्थेल्मिक, यानी आंखें आगे आंख है, पीछे फेरिंग्स है, तो पेट्रोजल वेन्स या पेट्रोजल साइनस पीछे पड़ी हुई है। ओके, और इसके अलावा टिरागॉइड प्लेक्सस, वन सेकेंड मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है कि आप ऊपर आपका ब्रेन है, आगे आपकी नोज है और पीछे आपका कान है। तो मिडल ईयर सेरिबेरम में ये वाला कम्युनिकेशन बता रहा हूँ। ठीक हो गया? ओके, तो ये आप देख लेना, ये कम्युनिकेशन है। अब इसके क्लिनिकल सिम्पटम क्या होते हैं? थ्रोम्बोसिस। अब ये जो थ्रोम्बोसिस होती है, ये थ्रोम्बोसिस की एक्सटेंशन होती है किसी दूसरे सोर्स से। तो आपने पहले कम्युनिकेशन को रट्टा मारना है। ऑप्थेल्मिक वेन पीछे और पेट्रोजल साइनस, सॉरी, ऑप्थेल्मिक वेन आगे होती है, पेट्रोजल साइनस पीछे होती है। टेरागाइड प्लेक्सस सेरिब्रम मिडल ईयर, जिसकी वजह से मिडल ईयर से कम्युनिकेशन की वजह से आपको एडीमा ऑफ मास्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन देखने को मिलता है। खासतौर पर कान से जो पीछे जो एडीमा होता है, स्वेलिंग इन द मास्टॉइड एरिया ऑफ टेम्पोरल बोन, ये आपको देखने को मिलता है। सिम्पटम में क्या होगा? सिम्पटम में सुप्रा ऑर्बिटल पेन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पांचवी की पहली डिवीजन इसमें ट्रैवल करती है, और हाई ग्रेड फीवर है। अब जो फीवर होता है, ये रट्टा मार लेना, फीवर आपको तकरीबन इन तीनों कंडीशन में देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फीवर होता है वो इसी कंडीशन में होता है। यानी जो स्पेसिफिक चीज़ें या कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर इसमें बायलैटरलिटी होती है, बायलैटरल इन्वॉल्व करता है। ओके, वो यूनिलैटरल होते हैं। इसके अलावा जो आपने रट्टा मारना है, सी फॉर कैवर्नस और सी फॉर कंप्लीट लिमिटेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा ओकुलर पाल्सी वाला। ओके, और इसके यानी क्रेनियल नर्व पाल्सी इन्वॉल्व होता है। कौन सी नर्व ट्रैवल करती है? तीसरी, चौथी, छठी वाली, इन तीनों नर्व ट्रैवल करती है। खासतौर पर जो छठी वाली है, जो कि लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, अगर दूसरी साइड का भी लैटरल रेक्टस की पैरालिसिस हो जाए, इसका मतलब कि बायलैटरल हो गया है। इसके अलावा कंप्लीट पैरालिसिस होगी। पांचवी की पहली डिवीजन इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से कॉर्नियल एनेस्थीसिया हो जाएगा। थर्ड नर्व इन्वॉल्व होती है तो डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगा। प्रोप्टोसिस होती है, खासतौर पर बायलैटरल प्रोप्टोसिस होती है। ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है, तो उसकी वजह से आगे रेटिनल वेन की डायलेशन, पैपिलाइटिस और पैपिलेडिमा, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलता है। इसकी दो कॉम्प्लिकेशन है। उसका निमोनिक है एमसी, मेनिंजाइटिस और सेरिब्रल एब्सेस। और इसका जो ट्रीटमेंट है, चूंकि इन्फेक्शन है, तो आपने थर्ड और फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। कौन सी? सेफेलोस्पोरिन इंट्रावेनस रूट से देनी है, वैनकोमाइसिन वगैरह। और थ्रोम्बोसिस को डिसॉल्व करने के लिए, क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एंटीकोगुलेंट है। और ये इस डायग्राम को आप देख सकते हो, सर्जिकल सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ठीक हो गया? तो कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ये कंप्लीट पैरालिसिस किस कंडीशन में होती है? कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर होती है। बाकी इन तीनों का आपने डिफरेंस देख लेना है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ आती है, जो उसी के लिए स्पेसिफिक है, वो यहाँ पर आप टेबल से देख सकते हो कि यहाँ पे मार्क्ड लिमिटेशन होती है। ओके, और ये वीएन को पहले इन्वॉल्व नहीं करता, कॉर्निया क्लियर होता है, जबकि पैनोप्थल्माइटिस के अंदर आपको हेजीनेस देखने को मिलती है। ओके, तो आपने इनका डिफरेंस तैयार कर लेना है। द कंडीशन विच इज फर्स्ट यूनिलैटरल देन बिकम्स बायलैटरल। वंस अगेन ये इसी टेबल से एमसीक्यू आ रहे हैं, तो सारा इस टेबल को कवर कर लेते हैं। यूनिलैटरल ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और पैनोप्थल्माइटिस दोनों होती है। ओके, लेकिन जो बायलैटरल है वो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। ओके, ठीक हो गया? असल में आप इस टेबल की तरतीब इस तरह से रट्टा मार सकते हो। ओरल जो होती है
पिल्स होती है, वैसे ओपीसी मैंने लिख दिया है, ओसीपी लिखना चाहिए था, ओपीसी है। वीएन किस में खराब होती है? पैनऑप्थेल्माइटिस के अंदर। क्यों? क्योंकि हेजीनेस होती है कॉर्निया की, कॉर्नियल एडिमा होता है और पस की वजह से, हाइपोपियन वाला। ओके। जो प्रोप्टोसिस होती है वो इसमें मार्क्ड होती है, बाकी दोनों में मॉडरेट होती है। अब मार्क्ड और मॉडरेट का क्या होता है? तो जो प्रोप्टोसिस होती है 3 टाइप की होती है, मिनिमम, मॉडरेट और मार्क्ड। मिनिमम 23, जो मार्क्ड होती है वो 28 होती है, मॉडरेट उनके दरमियान में पड़ी हुई होती है। तो जो होती है अच्छी वाली जो होती है, जो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर ये चीज़ है, लिमिटेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल है, जबकि पेन हो तो वो पैनऑप्थेल्माइटिस या एंडोप्थेल्माइटिस को इंडिकेट करता होता है, कॉर्निया की हेजीनेस वाला। बाकी आईलिड एडिमा दोनों में होता है। ओके, आई थिंक अब मजीद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं देनी चाहिए। आगे, यूनिलैटरल से बायलैटरल, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? बायलैटरल वाली कौन सी होती है? कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है। अब यूनिलैटरल और बायलैटरल का आपको डिफरेंस होना चाहिए। यूनिलैटरल जो होती है प्रोप्टोसिस, इसमें आपने पैनऑप्थेल्माइटिस पढ़ लिया, आपने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पढ़ लिया, बाकी वेस्कुलर डिस्टर्बेंस के अंदर वेरिकोस ऑर्बिटल वेन है। अब वेरिकोस ऑर्बिटल वेन यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस के अंदर भी आती है और इंटरमिटेंट प्रोप्टोसिस के अंदर भी आती है। यानी जो प्रोप्टोसिस होती है वो 4 टाइप की होती है, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, इंटरमिटेंट और पल्सेटाइल। जो पल्सेटिंग वाली होती है ये आर्टरीओवीनस फिस्टुला की वजह से होती है या एन्यूरिज्म की वजह से होती है, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैवर्नस साइनस के दरमियान में पड़ा हुआ होता है, ट्रॉमेटिक होता है। ओके, इसमें आपने लाइगेशन करनी होती है। जबकि इंटरमिटेंट वाला ये ऑर्बिटल वेरिकोस वेन की वजह से होता है और ऑर्बिटल वेरिकोस वेन की वजह से यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस भी होता है। बाकी ट्यूमर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, लाइक लिम्फोमा, लिम्फोसार्कोमा, सूडो ट्यूमर, ये दोनों के अंदर है। सूडो ट्यूमर तो इसके लिए स्पेसिफिक है। जबकि सिस्टेमिक डिजीज के अंदर ग्रेवियस डिजीज और जो थायराइड टॉक्सिकोसिस होता है, इनिशियली तो यूनिलैटरल होते हैं लेकिन बाद में बाइलैटरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो प्रोप्टोसिस और एक्सोप्थाल्मोस का आपको डिफरेंस भी आना चाहिए कि जो प्रोप्टोसिस होता है वो पैसिव और मैकेनिकल होती है, जबकि एक्सोप्थाल्मोस ये एक्टिव होती है। AEIO से रट्टा मार सकते हो, ए से एक्टिव और ए से एक्सोप्थाल्मोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन काज ऑफ यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस। अब मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, कॉमन काज ऑफ, अब ये सारे यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस करवाते हैं लेकिन बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो रेटिनोब्लास्टोमा है। बच्चों का जो ट्यूमर है वो रेटिनोब्लास्टोमा है। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताना भूल गया। दिस इज वर्नर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्थेल्मोपैथी, जिसका निमोनिक है नो स्पेक्स। एन से यानी 0 से आपने स्टार्ट करना है, 6 तक जाना है। जिस तरह मसल की जो पावर होती है, 0 का मतलब है नो साइन सिम्पटम। ओके, एन का मतलब नो साइन सिम्पटम। इसके बाद चलोगे ओ का मतलब है ओनली साइन। ओनली साइन क्या होगा? लिड रिट्रैक्शन। और जो लिड रिट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल रिम्पल साइन। बोनग्राफी साइन क्या होता है? अपर लिड लैग होता है इन द डाउनवर्ड। स्टेल्विक साइन इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है। मोबियस साइन आप कन्वर्जेंस नहीं कर पाते। जेलनिक साइन, के आ रहा है, के का मतलब काला, यानी पिगमेंटेशन बढ़ जाती है आईलेट की। और जेफ्रो साइन, इसमें आर आ रहा है तो इसमें क्या होती है? रिंकलिंग नहीं हो पाती, फोरहेड की रिंकलिंग वगैरह नहीं हो पाती। ओके, तो इसको आप इस तरह से रट्टा मार सकते हो। बड़े फजूल सा मेमोरिक बताया हुआ है ऑन लुकिंग अप। ओके, इनकी डायरेक्शन वगैरह भी नोट कर लेना क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते होते हैं। तो वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो प्रोप्टोसिस के आपने देख लिया। सूडो प्रोप्टोसिस में के कॉजेज कौन कौन से हैं? तो ये सारे ही सूडो प्रोप्टोसिस के कॉजेज होते हैं। तो जो प्रोप्टोसिस का क्लिनिकल इवैल्यूएशन है, इसमें नंबर 1 हिस्ट्री लेते हैं, नंबर 2 क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर नंबर 1 स्टेप है सूडो प्रोप्टोसिस को निकालना। सूडो प्रोप्टोसिस का मतलब है आई बॉल अपीयर्स टू हैव प्रोप्टोसिस, जिस तरह सूडो स्क्विंट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, बट एक्चुअली देयर इज नो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका जो निमोनिक है वो कंप्लीट BMR है। C फॉर क्रेनियोफेशियल डाइसोस्टोसिस, B फॉर बुफ्थाल्मोस आई कंजेनिटल ग्लोकोमा वाला है। M से मायोपिया, खासतौर पर हाई एक्सियल मायोपिया। और R से क्या होगा? रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड। वंस अगेन, रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड को डेल रिम्पल साइन कहते हैं। बायलैटरल एक्सोप्थाल्मोसिस थायराइड डिजीज में होती है। वोन ग्राफी साइन अपर आईलिड लैग को बोलते हैं। स्टेल्विक साइन इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग को बोलते हैं। मोबियस साइन इज द वीकनेस ऑफ कन्वर्जेंस। जबकि जेलिनिक साइन में पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। जोफ्रो साइन में पुअर फोरहेड रिंकलिंग है, यानी रिंकलिंग वाला खराब हो जाती है। ओके, आर से रिंकलिंग से रट्टा मार सकते हो। वैसे खराब सा निमोनिक बताया हुआ है। बाकी 5 क्लिनिकल फीचर लिखे हुए हैं, इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एनोप्थाल्मोस। एनोप्थाल्मोस का मतलब है इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल। अब इसके क्या कॉजेज होते हैं? नंबर 1 स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी या फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर, यानी फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर की वजह से स्ट्रक्चरल हो सकती है, या एट्रोफी ऑफ ऑर्बिटल कंटेंट है। वंस अगेन ये भी ऑर्बिटल वेरिकोस वेन की वजह से होता है। तो ऑर्बिटल वेरिकोस वेन किन किन कंडीशन के अंदर क्या क्या करवाती है? यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस आपने पढ़ लिया। इसके अलावा
ये क्या करवाती है, इंटरमिटेंट प्रोप्टोसिस करवाती है, और फाइनली एनोफ्थाल्मोस करवाती है। लास्ट में ट्रैक्शन भी लिखा हुआ है, लाइक सूडो ट्यूमर सिंड्रोम हो गया या एक्स्ट्राओकुलर मसल की शॉर्टनिंग होगी, तो ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी सिकाट्राइजेशन की वजह से होती है। ओके, मेनली आप क्या रट्टा मार सकते हो, आप फैट से रट्टा मार सकते हो। एफ से क्या होगा, फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर है। ए से क्या होगा, एट्रोफी ऑफ ऑर्बिटल कंटेंट है। और टी फॉर ट्रैक्शन होती है ड्यू टू पोस्ट ट्यूमर सिंड्रोम। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। अब ऑर्बिटल सेलुलाइटिस वाला टॉपिक आ गया, तो जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है इन सब कंडीशन के अंदर होता है। अब पढ़ना पड़ेगा कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर क्या स्पेसिफिक चीज़ें थी। यूनिलैटरल था, वीएन इन्वॉल्व नहीं होती, कॉर्निया को इन्वॉल्व नहीं करता इनिशियली, बाद में करता है। प्रोप्टोसिस में काफ़ी ज़्यादा होती है, और लिमिटेशन, प्रोप्टोसिस और लिमिटेशन ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल, इसको आपने रट्टा मार लेना है, इसको अपने जहन में रखना है। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस क्या होता है, प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज, खासतौर पर जो ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे पड़ी हुई होती है। ओके, ठीक हो गया। तो अब इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस करवाता है, यूनिलैटरल होता है। तो पहली बात की, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि पैरानेजल साइनस से आती है, फेस लिप से आ रही है। नंबर 2, पेनिट्रेटिंग इंजरी है विद और विदाउट फॉरेन बॉडी, या फिर ये सेप्टिक ऑपरेशन या पैनोप्थेल्माइटिस की वजह से हो सकता है, यानी एंडोप्थेल्माइटिस पैन में कन्वर्ट हो गया, पैन की वजह से, या सेप्टिसीमिया की वजह से हो सकता है। ओके, अब इसमें मोटी चीज़ क्या है, नंबर 1 की एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन है। पेन उसमें भी होता था पैनोप्थेल्माइटिस में, इसमें भी होता है ऑन मूवमेंट ऑफ आई बॉल। अब आई बॉल ओपन ही नहीं हो सकती ड्यू टू कीमोसिस एंड द स्वेलिंग ऑफ आईलिड। नंबर 2, नंबर 3 डिप्लोपिया हो सकता है। ओके, साइंस आपने नोट करनी है, क्योंकि इसी से आप पता लगाओगे। देयर इज स्वेलिंग ऑफ आईलिड, नंबर 1 क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ आईलिड और कंजक्टाइवा होगा। तो कीमोसिस और स्वेलिंग ऑफ लिड तो हमने पढ़ ली थी। ओके, नंबर 2 प्रोप्टोसिस। ओके, इनिशियली तो माइल्ड होती है, लेकिन बाद में आके ये मार्क्ड प्रोप्टोसिस हो जाती है। ओके, और उसकी वजह से डिप्लोपिया होता है। पेन इंक्रीज होता है जैसे ही वाई बाल को टच करते हैं। वीएन अफेक्टेड नहीं होती, लेकिन अगर रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस आता है बाद में हो सकती है। फीवर और सेरिब्रल साइन मौजूद होती है ड्यू टू सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है। फंडस को एग्जामिन कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कर भी लो तो आपको रेट्रो और बल्बर न्यूराइटिस की चीज़ें देखने को मिलती है। इनिशियली तो रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस है, बाद में ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 1 एब्सेस, पैनोप्थेल्माइटिस, यानी पैनोप्थेल्माइटिस ने करवाया भी और उसकी कॉम्प्लिकेशन भी है। ऑप्टिक एट्रोफी, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल एब्सेस, ये तो आपने इसमें भी पढ़ा होगा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर, और इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है कैवर्नस साइनस की। ओके, और इसका जो ट्रीटमेंट है, नंबर 1 हॉट कंप्रेशन है, जिसकी वजह से पेन को रिलीफ मिलेगा डीमा वाला को। नंबर 2 बॉर्डर एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नंबर 3 इन्फ्लेमेशन है, तो आपने एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करनी है पेन और फीवर को। और अगर एब्सेस बन गई है, खासतौर पर सब पेरियोस्टल एब्सेस, तो आपने ड्रेनेज वाला करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, तो जो मेनिंजाइटिस और सेरिब्रल एब्सेस है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। बाकी क्या वन साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, जो कि डेथ भी करवा देती है। ओके, लेकिन सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट है। स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर ऑलरेडी पढ़ चुकी है, क्या वन साइनस थ्रोम्बोसिस में होती है। पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस वंस अगेन पढ़ चुके हैं, ये किस कंडीशन में होती है, ये होती है आर्टरियोवेनस एनेरिज्म या फिस्टुला के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोप्टोसिस डज नॉट इंक्लूड, तो कौन सी नहीं होती, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। तो इन्वेस्टिगेशन पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ प्रोप्टोसिस के अंदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर आप एग्स ऑफ थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि ल्यूडू या हर्टल होता है। ओके, जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है वो हर्टल है, जबकि ल्यूडू वाला इतना ज़्यादा वो नहीं है। ओके, ठीक हो गया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, नंबर 1 प्लेन एक्सरे, जिसमें कार्डवल व्यू है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सीबीसी थायराइड वाले टेस्ट होते हैं। ओके, ठीक हो गया, तो ये टेस्ट आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, तो इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफ आपने नहीं पढ़ा, एक्सोथर्मोमीटर पढ़ा, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, प्लेन एक्सरे, कार्डवल व्यू। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट, तो वो 24 सीसी होता है, ये आपने एमसीक्यू को क्लियर रट्टा मार लेना है। लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस के अंदर ये सारी नर्व होती है, सिवाय एक नर्व की वो होती है ऑप्टिक नर्व, ये नहीं पड़ी हुई होती। ओके, कॉन्ट्रोसार्कोमा, कॉन्ट्रोसार्कोमा ऑफ ऑर्बिट, अब ये ट्यूमर है ऑर्बिट का। ओके, तो ऑर्बिट के अंदर हमने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पढ़ लिया, थ्रोम्बोसिस पढ़ लिया, प्रोप्टोसिस को देख लिया हमने। ओके, ये एक्सोथाल्मोस को देख लिया। कॉन्ड्रोसार्कोमा को इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन ये बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्सोथाल्मोस करवाता है। ओके, तो एक्सोथाल्मोस वाले टॉपिक की तरफ आओगे ना आप, तो यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पे इतना खास लिखा हुआ नहीं है। ओके, वैसे एक्सोथाल्मोस होता क्या है, एक्सोथाल्मोस इज द एक्टिव प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। ओके, और इसकी जो यूनिलैटरल और बायलैटरल, खासतौर पर जो बायलैटरल होती है वो ग्रेविस ऑफ थर्मोपैथी की वजह से होती है। और इसके लिए जो क्लासिफिकेशन होती है वो वर्नर क्लासिफिकेशन है, जिसमें 9 स्पेक्स को रट्टा मारना है। ओके, आखिर में एस से क्या बनेगा, स्लाइट लॉस ऑफ वीएन,
सी से क्या बनेगा, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, ई फॉर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल इन्वॉल्वमेंट, पी फॉर प्रोप्टोसिस, एस फॉर सॉफ्ट टिश्यू और ओ फॉर ओनली साइनोविटरी ट्रैक्शन और एन फॉर नो साइन और सिम्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ये भी यहाँ पर बुक में मेंशन नहीं है इतने अच्छे से, तो हम इसके सारे कॉजेस होते हैं, एन्यूरिज्म, मेनिंजियोमा, रेटिनोडाइटिस वाला। ओके, और जोफ्री साइन किस में होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है। होता क्या है कि पुअर फोरहेड रिंकलिंग होती है जब वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। अच्छा, थोड़ा सा एक दो चीज़ें बता दूं एनाटॉमी के हिसाब से। एक तो जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ग्रेटर और लेजर विंग और सफिनाइट के दरमियान में पड़ा हुआ होता है। ओके, थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व उसमें होती है, पांचवी की पैरी डिवीजन होती है, सिंपैथेटिक फाइबर, ऑर्बिटल वेन और रिकरेंट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। जबकि ऑप्टिक किनाल के अंदर जो कि 5 से लेकर 10 मिलीमीटर की होती है, लेजर विंग के अंदर होती है ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सिंपैथेटिक नर्व है। ओके, जबकि इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर या ऑर्बिटल एपेक्स के नीचे पड़ा हुआ होता है, इसमें जाइगोमैटिक नर्व, पांचवे की दूसरी डिवीजन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन वहाँ पर ट्रैवल करती है, कहाँ पर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर। तो ऑलमोस्ट हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाई हो तो सब्सक्राइब कर देना।